नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। गुड इवनिंग। शाम का टाइम ये है, मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं अर्चना प्रजापति, हमारे चैनल अर्चना प्रजापति लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है भारतीय नागरिकता एवं शर्तें। भारत का नागरिक कौन हो सकता है, कौन है और नागरिक होने के लिए उन्हें किन किन प्रावधानों से गुजरना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा, तब वह नागरिक साबित होगा, भारतीय। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट द्वारा हमें सुझाव दें। आपकी सुझाव हमारे लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे मैं कोई भी त्रुटि हो, अच्छा हो, बुरा हो, सारे टॉपिक को मैं अच्छे से पेश कर सकूं, जिससे आप लाभ उठा सकें। नागरिकता संबंधी आज जो भी बात हम करेंगे कि हमारे देश में नागरिक कौन है, तो आइए शुरू करते हैं। संविधान नागरिकता की कोई परिभाषा नहीं देता है। संविधान जो है नागरिकता की कोई परिभाषा इसमें नहीं दी गई है। फिर भी प्रायः किसी भी देश में रहने वाले निवासियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। संविधान में जो है नागरिकता शब्द की परिभाषा तो नहीं दी गई है, फिर भी किसी भी देश में रहने वाले निवासियों को दो भागों में बांटा जाता है, विभाजित किया गया है। पहला है नागरिक और दूसरा विदेशी। पहला नागरिक है और दूसरा विदेशी। तो नागरिक कौन है, किसे कहते हैं नागरिक? तो आइए हम जानते हैं। नागरिक वह व्यक्ति होता है जिसे कुछ सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जिसे कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। ये अधिकार विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते हैं। जो अपने देश का नागरिक है उन्हें नागरिकता अपनाने के लिए उन्हें कुछ सामाजिक और राजनीतिक कार्य दिए जाते हैं, प्राप्त होते हैं। नागरिकता विदेशियों को प्रदान नहीं किए जाते हैं। यह अधिकार जो है राजनीतिक और सामाजिक, वो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं। नागरिकता संविधान द्वारा प्रदत्त वह अधिकार है जो केवल नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। नागरिकता शब्द जो है वह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है जो केवल नागरिकों के लिए ही है। यह विदेशियों को नहीं दिया जा सकता है। तो आइए हम जानते हैं नागरिकता द्वारा प्राप्त अधिकारों का उपयोग विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता है। हमारे देश में जो नागरिक हैं, जो उनको सामाजिक राजनीतिक कार्य मिले हैं और अधिकार होता है उन पर, वो जो हैं विदेशी को नहीं दिया जाता है। तो निम्नलिखित प्रकार से संविधान में केवल मूल अधिकार नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। वो कौन कौन से मूल अधिकार हैं जिससे नागरिक साबित होगा और नागरिक कहलाएगा अपने देश का? वो नागरिक कौन है? तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, नागरिकों के बीच में केवल मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर कोई भेदभाव न करेगा। पहला जो है नागरिक होने का
प्रमाण ये है कि नागरिकों के बीच केवल मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये कहा गया है अनुच्छेद 15 में। ये अनुच्छेद 15 में कहा गया है। दूसरा हम देखते हैं राज्याधीन नौकरियों के विषय में अवसर की समानता। जो भी राज्य में नौकरी मिलेगी, जो भी उसको नियुक्ति होगा किसी भी अधिकारी का, तो वहाँ भी समानता का अधिकार होगा। ये अनुच्छेद 16 में कहा गया है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं अनुच्छेद 29 तीसरा पॉइंट जो है भाषण की अभिव्यक्ति। भाषण की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, सभा संघ भ्रमण और आवास तथा पेशे की स्वतंत्रता। आवास की स्वतंत्रता, पेशे की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सभा संघ की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19 में दिया गया है। चौथा पॉइंट हमने नोट किया है। चौथा है अनुच्छेद 29 और 30 द्वारा प्रदत्त सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 के प्रावधान में है। और कुछ सार्वजनिक पद जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 58(1), उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 66(3) क, एचसी, हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश अनुच्छेद 217(2), 224(3), राज्यपाल अनुच्छेद 157, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 आदि केवल नागरिकों के द्वारा ही धारित किए जा सकते हैं। हमारे देश में नागरिक जो रहेंगे वो महान्यायवादी का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, महाधिवक्ता का पद हमारे देश के नागरिक ही धारण कर सकते हैं, जो देश का नागरिक होता है। यहाँ तक कि केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडलों के प्रतिनिधियों के चुनने का मताधिकार और इन संस्थाओं के सदस्य बनने के अधिकार केवल नागरिकों को ही प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि केंद्रीय विधानमंडल जो भी हमारे संविधान में जो वर्णित है, हमारे देश का नागरिक वही हो जो है वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी पद पर अगर वो नियुक्ति होता है तो वो देश का नागरिक होना चाहिए, ना कि विदेशी। अब ये हमने जाना कि हमारे देश के नागरिक कौन हैं और कैसे उनको क्या क्या सामाजिक राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। अब आइए देखते हैं संविधान में जो उपबंध है संवैधानिक उपबंध। इतना तो देश के नागरिक ही कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने, महान्यायवादी, जितने भी पदाधिकारी हैं वो भारत का नागरिक ही हो सकता है। अब आइए देखते हैं भारत का नागरिक होने के लिए संवैधानिक उपबंध क्या है। संवैधानिक उपबंध क्या है? तो भारत का नागरिक होने के लिए संविधान नागरिकता से संबंधित पूरी विधि नहीं प्रस्तुत करता है। संविधान जो नागरिकता से संबंधित पूरी विधि को प्रस्तुत तो नहीं करता है, लेकिन मेन चीज़ें जो है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे। संविधान का भाग 2 केवल उन वर्गों के बारे में उल्लेख करता है जो संविधान के लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को भारतीय माने गए थे। संविधान जो है मेन चीज़ों को यहाँ दर्शाया है। 1900 जैसे 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जब बना था तो क्या हुआ, उसमें जो उस समय जो नागरिक थे, नागरिकता से संबंधित वही भारतीय माने गए थे।
और नागरिकता से संबंधित शेष बातों के विधि बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। अनुच्छेद 11 अनुच्छेद आर्टिकल 11 में क्या कहा गया है कि और नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाएगा शेष बातों के विधि बनाने की शक्ति संसद को दिया गया है। आर्टिकल 11 संसद को विधि बनाने का शक्ति देता है। अब आइए, संसद ने नागरिकता संबंधी प्रावधानों की पूर्ति के लिए सन 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया। भारतीय नागरिकता अधिनियम जब पारित हुआ 1955 को, जिसको नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को था, और यह पारित किया गया 1955 को। इस अधिवेशन के तहत, इस अधिनियम के तहत यह नियम लागू किया गया, जैसे नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति से संबंधित उपबंध किए गए। जब संसद द्वारा ये कानून पारित किया गया, संसद बनाएगी नागरिकता कानून को 1955 में, तो उसमें यह प्रावधानित किया गया कि नागरिकता किसको प्राप्त होगी, नागरिकता कब छीनी जा सकती है, नागरिकता कब समाप्त हो जाती है। इसी पर संसद ने कानून बनाना स्टार्ट किया था। अब आइए हम जानते हैं, ये तो हो गई नागरिक कौन है, क्या क्या दायित्व हैं, और भारत का नागरिक ही पदाधिकारी बन सकता है, विदेशी नहीं। तो उनकी शर्तें क्या है। नागरिक बनने के लिए अगर हमको नागरिकता अपनी साबित करनी है कि हम भारत के नागरिक हैं, तो क्या होगा, उनकी शर्तें क्या क्या होगी, जिससे हमको लगेगा कि हम, या हमारे सरकार को लगेगा हम भारत के नागरिक हैं। नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें। संविधान के प्रारंभ पर निम्नलिखित व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों के तहत नागरिक होंगे। जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो उसमें ये भी शर्तें दिया गया कि हमारे देश के नागरिक कौन होंगे, उनकी शर्तें क्या क्या होंगी, उसके पास क्या होना चाहिए, क्या दस्तावेज होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इस संविधान में वर्णित है। तो आइए देखते हैं वो दस्तावेज कौन हैं, कौन कौन से हैं, जिससे हमें नागरिक होने का सबूत पेश करेगा। पहला है अधिवास। पहला जो है अधिवास, अधिवास द्वारा नागरिकता। अनुच्छेद 5 में कहा गया है, यह दर्शाता है अनुच्छेद 5 अधिवास के बारे में। अनुच्छेद के अनुसार इस अधिनियम के आरंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत में अधिवास है भारत का नागरिक होगा। जैसे वह भारत में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो, जो संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत साधारण तौर पर निवासी रहा हो। जब संविधान बना, प्रारंभ होने से पहले, ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक वो नागरिक जो है अपने देश में निवास किया हो, भारत में निवास किया हो, निवासी रहा हो। अधिवास नागरिकता प्राप्ति के लिए आवश्यक है। नागरिकता प्राप्ति के लिए अधिवास जो है आवश्यक है। वह स्थान किसी व्यक्ति का अधिवास स्थान कहलाता है जहां वह अस्थायी रूप से निवास करता है। जहां वह अस्थायी रूप से निवास करता है उसी को हम अधिवास कहते हैं, और वर्तमान समय में उसे छोड़ने का कोई इरादा ना हो। अब आइए देखते हैं, ये बाद एक इसमें डालेंगे हम। एक बाद आया था एक माइकल वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ बॉम्बे। माइकल वर्सेज स्टेट बैंक ऑफ बॉम्बे के बाद में कहा गया था, मामला था एक, कि एक अच्छा उदाहरण है इसमें देखने के लिए। इसमें वादी गोवा का एक निवासी था, उनका जन्म गोवा में हुआ था। उनके माता पिता गोवा के निवासी थे। वह बचपन में ही बम्बई आ गया था और वहीं रहा। उसने
वहाँ शिक्षा प्राप्त की और अपने पिता का व्यवसाय भी करता रहा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि वह अधिवास द्वारा भारत का नागरिक बन गया है। अधिवास दो प्रकार के होते हैं, एक मूल अधिवास होता है, एक अर्जित अधिवास होता है। कानून प्रत्येक व्यक्ति के पैदा होने पर अधिवास प्रदान करता है, उसे ही मूल अधिवास कहते हैं। जो कानून जब एक प्रमाण पत्र देता है, बर्थ सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, तो वो मूल अधिवास को माना जाता है। अब देखिए, और एक बात और है, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता। ये तो हो गया भारतीय नागरिकता, जो अपने देश में रहा अधिवास पेश करेगा, अधिवास दिखाएगा, संविधान लागू होने से ठीक पहले 5 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो, तो वह नागरिक है। लेकिन अब वहाँ देखिए नागरिकता और किसको मिलनी है, पाकिस्तान से प्रव्रजन, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना ही क्या कहते हैं, स्वेच्छा से, वो प्रव्रजन कहते हैं। तो प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान से हमारे देश में जो आए थे लोग, उनकी नागरिकता अनुच्छेद 6 के अंतर्गत क्या कहती है, देखिए। ऐसे लोगों को नागरिकता के प्रयोजनों के लिए 2 श्रेणी में विभाजित किया गया है। 2 श्रेणी में विभाजित किया। वे जो 19 जुलाई, पहला जो है वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए, और दूसरा वो जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आए। 19 जुलाई 1948 ही वह तारीख है जब पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए अनुज्ञा पद्धति लागू की गई थी। हाँ दोस्तों, ये है पाकिस्तान से जब हमारे देश में आए लोग, तो उनके लिए जो प्रावधान किया गया है वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में क्या हुए, आए, उनको नागरिकता दी गई है। और 19 जुलाई सन 1948 ही वह तारीख है जब पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए अनुज्ञा पद्धति, परमिट सिस्टम लागू की गई थी। अनुज्ञा पद्धति का मतलब हो गया परमिट सिस्टम। पहली श्रेणी के लोगों को अर्थात 19 जुलाई सन 1948 के पूर्व भारत आने वाले प्रवासियों संविधान लागू होने पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो भारत आने वाले प्रवासी थे, उन्हीं को क्या समझा जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब आइए देखते हैं पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों लोगों की नागरिकता, मतलब अपने देश से, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता क्या कहती है। अनुच्छेद 7 क्या कहती है, यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात के होते हुए भी जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन अपनी इच्छा से कर गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। भारत का नागरिक कौन नहीं समझा जाएगा, जो पाकिस्तान भारत से गया है। वो अनुच्छेद 7 यह कहती है, आर्टिकल 7 यह कहती है कि अनुच्छेद 5 और 6 किसी बात के होते हुए व्यक्ति अगर 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत से पाकिस्तान को जाता है, प्रव्रजन करता है, तो वह क्या होगा, भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। किंतु यह नियम उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने के पश्चात एक ऐसी अनुज्ञा आपने अभी हम कहे हैं परमिट सिस्टम, अनुज्ञा, अनुमति, स्वीकृति
के अधीन भारत लौट आया हो, उसको उसकी नागरिकता तब नहीं ख़त्म होगी जब वह आता है और चला फिर कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, मतलब ज़्यादा दिनों तक नहीं रहता है, तो वह भारत आना जाना लगा है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब आइए देखते हैं कौन सी अवस्थाओं में नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ये तो था नागरिक कौन है, कौन हो सकते हैं और उनकी नागरिकता कब समाप्त समझी जाएगी। तो अब आइए हम जानते हैं कौन सी अवस्था जो होती है वो नागरिकता को समाप्त कर सकती है। समाप्त किया जाता किस अवस्था में? अनुच्छेद 9 क्या कहती है? आर्टिकल 9 जो कहती है, यह उपबंधित करता है यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता कब समाप्त हो जाएगी? अपनी इच्छा से अगर एक भारत का नागरिक है, विदेश में जाकर रह रहा है, अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, अपनी स्वेच्छा से यहाँ की नागरिकता मतलब छोड़ देता है, तो वह उसकी नागरिकता भारत से ख़त्म कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। अब आइए, और वह अनुच्छेद 56 या 8 के आधार पर, 56 या 8 के आधार पर नागरिकता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद उन मामलों में लागू होता है जिनमें किसी व्यक्ति ने संविधान लागू होने के पहले अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली थी। अब आइए हम देखते हैं, ये तो हुआ नागरिकता कब समाप्त किया जा सकता है। वो अपनी इच्छा से विदेश का जो नागरिकता धारण कर लेता है, तब उसकी नागरिकता क्या होती है? भारत से ख़त्म हो जाती है। नागरिकता प्राप्त करने के अब तरीके, नागरिकता प्राप्त करने के तरीके कौन कौन से हैं दोस्तों, तो ये भी हम शेयर करेंगे इसमें। नागरिकता इस अधिनियम में जो है, अधिनियम में जो लागू है, इसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जो 5 प्रकार से हैं नागरिकता को प्राप्त की जा सकती है। पहला जो है जन्म से नागरिकता, वो भारत में जन्मा हो। धारा 3 का प्रावधानित करती है, आर्टिकल 3 में कहा गया है जो जन्म से नागरिक हो, उसकी जन्म से नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ हो। देखिए यहाँ ये भी प्रावधानित है, 26 जनवरी 1950 को हुआ हो या उसके बाद, किंतु 1 जुलाई 1987 के पूर्व हुआ हो। 1 जून 1987 किंतु नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के पूर्व जिसके माता या पिता उनमें उनके जन्म के समय भारत के नागरिक हो। उनके जन्म के समय जो है, जब नागरिकता संशोधन हुआ अधिनियम जो 2003 के पूर्व, जिनके माता पिता जन्म के समय भारत के नागरिक थे। अब दूसरा जो है वंशज द्वारा नागरिकता, उनके वंशज जो हैं 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत के बाहर पैदा हुआ हो, वंश क्रम द्वारा भारत का नागरिक होगा। तीसरा पंजीकरण द्वारा नागरिकता जो है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। तो पंजीकरण द्वारा धारा 5 में कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के उपबंधों को मानता है, तो वो क्या है, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है, पंजीकरण के लिए आवेदन देकर भारत की नागरिकता अर्जित कर सकता है। वो जो है अपना जो संविधान धारा 5 में जो आर्टिकल अनुच्छेद जो 5 में कहा गया, कोई भी व्यक्ति जो संविधान या नागरिकता अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है,
वो क्या कर सकता है, पंजीकरण के लिए आवेदन देकर भारत की नागरिकता को अर्जित कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने को पंजीकरण के लिए एक विशेष अधिकारी के पास जाना होता है और वह सर्टिफिकेट देता है, वही मान्य होता है। चौथा है देशीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति। देशीकरण द्वारा नागरिकता की प्राप्ति, धारा 6 क्या कहता है कि वह व्यक्ति जो वयस्क हो चुका है और अवैध प्रवासी नहीं है, वह भारत सरकार को निर्धारित प्रपत्र, एप्लीकेशन विवरण पत्र पर देशीकरण देश की नागरिकता के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। पांचवा क्या है, अर्जित भूभाग के सम्मेलन द्वारा। यदि कोई नया भूभाग भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित कर दिया जाता है तो भारत सरकार विज्ञप्ति द्वारा उन व्यक्तियों का उल्लेख करेगी जो उस भूमि के सम्मिलित किए जाने पर भारत के नागरिक हो जाएंगे। अर्जित भूभाग के सम्मेलन द्वारा। तो ये थी नागरिकता से संबंधित नागरिकता की शर्तें, नागरिक कौन हैं, कौन हो सकते हैं, कब से कब लागू होगा। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए वॉचिंग फॉर वीडियो।